हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लास में, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमारे पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने हमारा टाइटल समझने की कोशिश की चैप्टर का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर हमने आपको समझाया कि इनहेरिटेंस, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। देन हमने आपको कुछ बेसिक बातें समझाई, वो बड़ी क्रूशियल है हमारे चैप्टर को समझने के लिए। जैसे आप जानते हैं हमारा चैप्टर है फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज जेनेटिक्स। तो हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगोर जोहान मेंडल। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? विलियम बटेसन। इसी तरह से आज हम हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे, और हम आपको बताएंगे आज who is considered as the father of experimental genetics. So father of experimental genetics consider किया जाता है थॉमस हंट मॉर्गन, that is T.H. मॉर्गन। So चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं with father of experimental genetics. Father of experimental genetics consider किया जाता है T.H. मॉर्गन, very important person, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन, इस पर्सन को कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ही हैड वर्कड ऑन एन इंसेक्ट, इन्होंने अपना कार्य किया था इंसेक्ट के ऊपर, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कॉमनली इट इज आल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई। इसको कॉमनली फ्रूट फ्लाई इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो ही हैड वर्कड ऑन, इन्होंने कार्य किया था ऑन ड्रोसोफिला melanogaster. So he had worked on Drosophila melanogaster. It is also known as fruit fly. ठीक है। ripened bananas and ripened mangoes के ऊपर ये इंसेक्ट ग्रो करता है, फीड करता है। So it is known as fruit fly. ठीक है। Drosophila melanogaster पर इन्होंने अपना कार्य किया था। T.H. मॉर्गन को अक्सर रिकॉग्नाइज किया जाता है एज फ्लाईमैन। He is also known as फ्लाईमैन, पॉपुलरली इनको फ्लाईमैन से भी जाना जाता है, ठीक है। सो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स याद रखिए टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट आगे ले जाते हैं हमारा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कंसिडर किया जाता है ए गैरोड को। द नेम ऑफ द पर्सन इज ए गैरोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ध्यान रखिए। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, he is considered as the father of human genetics and biochemical genetics. अब बात को समझिए, ह्यूमन जेनेटिक्स को एक और टर्म से जाना जाता है, अनदर टर्म यूज्ड फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, इट इज यूजेनिक्स। इट इज आल्सो नोन एज यूजेनिक्स, इसको इस टर्म से भी जाना जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स इज आल्सो नोन एज यूजेनिक्स। सो ए गैरोड, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, दैट इज यूजेनिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ठीक है। इन्होंने अपनी स्टडी की थी ऑन ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। So A. Garrod had worked on human genetic disorders. Human genetic disorders पर इन्होंने कार्य किया था। He had worked on human genetic disorders. और इन्होंने एक concept दिया था, which is very popularly known as one mutant gene, one metabolic block. तो इन्होंने जो concept दिया था वो examination point of view से बड़ा important है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। The concept is known as one mutant gene, one metabolic block. One mutant gene, one metabolic block. तो इस concept को इस तरह से जाना जाता है, one mutant gene, one metabolic block. He had given the concept one mutant gene, one metabolic block. ये वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था the first ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिए ए गैरोड।
वो कौन सा था पहला जेनेटिक डिसऑर्डर? उसका नाम है अल्केप्टोन्यूरिया। द नेम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज अल्केप्टोन्यूरिया। ये सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर इन्होंने डिस्कवर किया था ह्यूमंस में। नेम ऑफ द डिसऑर्डर इज अल्केप्टोन्यूरिया। चलिए बात करते हैं अल्केप्टोन्यूरिया के बारे में। ध्यान रखिए इनके बारे में। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, यूजेनिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ए गैरोड। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर अपना स्टडी किया था। इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था। इस कंसेप्ट को कहते हैं वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इट वाज डिस्कवर्ड बाय ए गैरोड एंड द नेम ऑफ दैट जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज अल्केप्टोन्यूरिया। उस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है अल्केप्टोन्यूरिया। इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक यूरिन डिसीज। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कॉमनली इट इज नोन एज ब्लैक यूरिन डिसीज। ठीक है, तो ये समझने के लिए चलिए एक मेटाबॉलिक पाथवे को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मेटाबॉलिक पाथवे। एक मेटाबॉलिक पाथवे ऑपरेट होता है ह्यूमन बीइंग्स के बॉडीज के अंदर। उस मेटाबॉलिक पाथवे को समझने की कोशिश करते हैं इस डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। मेटाबॉलिज्म समझते हैं एमिनो एसिड का, जिसका नाम होता है फिनीलएलेनिन। ये एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। ठीक है, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड नॉर्मली आगे चल करके कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इनटू टायरोसिन। तो ये दूसरे एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है आगे चल करके, जिसका नाम होता है टायरोसिन। ये जो टायरोसिन नाम का एमिनो एसिड है, ये भी एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। ये आगे चल करके कन्वर्ट होता है इनटू होमोजेंटेसिक एसिड। होमोजेंटेसिक एसिड। इस होमोजेंटेसिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एल्केप्टोन। इसको एल्केप्टोन इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये होमोजेंटेसिक एसिड आगे चल करके इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जिसका नाम होता है होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम आगे चल करके ये होमोजेंटेसिक एसिड दैट इज एल्केप्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड, इसमें इसका ब्रेकडाउन होता है। किसका? होमोजेंटेसिक एसिड का। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज ब्रेकडाउन होता है फ्यूमेरिक एसिड और एसिटोएसिटिक एसिड में। तो इस तरह से इस होमोजेंटेसिक एसिड दैट इज एल्केप्टोन का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये तो नॉर्मल पाथवे हमने आपको समझाया जो ह्यूमन बॉडीज के अंदर होता है। ठीक है, अब बात को समझिए। अगर इन केस समझिए होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज ये एंजाइम अगर इसका एब्सेंस हो जाए, अगर ये एंजाइम वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट? तो होगा क्या? होमोजेंटेसिक एसिड दैट इज एल्केप्टोन ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा इन लिवर एंड किडनी। अगर इसी तरह से ये एक्यूमुलेट होने लग जाए, एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होने लग जाए, तो इस तरह से ये ब्लड में पास हो जाएगा। आगे चल करके ये ब्लड जो है किसी तरह से पहुंच जाएगा टुवर्ड्स द यूरिन। इसका मतलब है ये एल्केप्टोन या होमोजेंटेसिक एसिड पास हो जाएगा टुवर्ड्स द यूरिन। यूरिन में पास होने की वजह से आगे चल करके ये यूरिन अगर ये एक्सपोज होता है टू एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो दिखाई देता है दिस यूरिन टर्न्स ब्लैक इन कलर। ये यूरिन जो है ये ब्लैक कलर की हो जाती है। किस वजह से? अगर वो एक्सपोज हो जाती है टू एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट यूरिन इट टर्न्स ब्लैक। सो इसीलिए इस डिसीज को कहा गया है ब्लैक यूरिन डिसीज। ब्लैक यूरिन डिसीज क्यों कहा गया? क्योंकि ये होमोजेंटेसिक एसिड या एल्केप्टोन अगर यूरिन में पास हो जाए और अगर वो यूरिन एक्सपोज हो जाती है टू ऑक्सीजन या फिर एक्सपोज हो जाती है टू एयर, अगर उसको एक्सपोजर हो जाता है टुवर्ड्स एयर या ऑक्सीजन, तो वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लैक यूरिन डिसीज। इसीलिए इसको नाम दिया गया एल्केप्टोन्यूरिया, बिकॉज दिस एल्केप्टोन passes towards urea, which
when exposed to air or oxygen turns black in color. That is why it is known as black urine disease. ये डिसऑर्डर कब होता है ह्यूमंस में? तब जब ये एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज ये एब्सेंट होता है, तब ये डिसऑर्डर होते हुए दिखाई देता है ह्यूमंस में। अब कैसे, हाउ दिस इज गोइंग टू अकर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने आपके 10th के सिलेबस में थोड़ा बहुत तो समझा होगा अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये कुछ मॉलिक्यूलर लेवल के प्रोसेसेस हैं जो आपने 10th के सिलेबस में स्टडी किए होंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो वो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मान करके चलिए, सपोज करिए ये कोई जीन है, ये कोई स्पेसिफिक पोर्शन है डीएनए का, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन है, बराबर। दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, दिस इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए। सो व्हेनेवर इट अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन, तो इससे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, स्पेसिफिक तरह का आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और ये आरएनए आगे चल करके इट इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इससे आगे चल करके प्रोटीन बनेगा। हो सकता है ये प्रोटीन जो हम बात कर रहे हैं कोई एंजाइम है, तो ये कोई एंजाइम बन गया। इस एंजाइम को हम नाम देते हैं अभी फिलहाल होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। We will name this enzyme as homogenetic acid oxidase. So gene that is a specific portion of DNA, इससे RNA बना। कौन से प्रोसेस से बना? This has been formed as a result of transcription. ये ट्रांसक्रिप्शन से बना। ये RNA आगे चल करके कोड हुआ into a specific protein जो एंजाइम के तौर पे फंक्शन कर रहा है। ये कौन से प्रोसेस से हुआ है? This has occurred by translation, जिस वजह से ये एंजाइम का सिंथेसिस हुआ होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म हमने आपको बताया, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन है। अब मान करके चलिए, ये जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन है, ये नॉर्मल होने की वजह से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ जो एंजाइम के तौर पे फंक्शन कर रहा है। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। अगर मान करके चलिए ये जीन में कोई डिफेक्ट है, इफ दिस जीन इज डिफेक्टिव, अगर ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन नहीं है तो वो अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन अगर वो है, तो वो अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन को चलिए नाम देते हैं। हम अब उसको बुलाना शुरू करेंगे म्यूटेंट जीन। हम क्या कॉल करेंगे उसको अभी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन केस। अगर ये जीन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये अबनॉर्मल फॉर्म में है, तो वो अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन को भी हम क्या बुलाना शुरू करेंगे? अब हम इसको बुलाना शुरू करेंगे म्यूटेंट जीन। ये म्यूटेंट है, ये डिफेक्टिव है, ये अबनॉर्मल जीन है। तो ये अबनॉर्मल रहेगा तो इसका ठीक तरह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक तरह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ आरएनए नहीं बन पाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ठीक तरह से नहीं हुआ है। अगर नॉर्मल तरह का आरएनए नहीं बना, तो इस तरह का कोई भी उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हुआ तो वो एंजाइम के तौर पे फंक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या दिखाई देगा? किसका एब्सेंस दिखाई देगा? इस एंजाइम का एब्सेंस दिखाई देगा। किस वजह से? इस म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ जीन की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने क्या देखा कि किसी म्यूटेंट जीन की वजह से नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब एंजाइम यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। और एंजाइम अगर फॉर्म नहीं होता है तो आप जानते हैं क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। क्यों हमने बोला? क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे अगर ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, मतलब होमोजेंटेसिक एसिड का ब्रेकडाउन फ्यूमेरिक एसिड और एसिटोएसिटिक एसिड में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है होमोजेंटेसिक एसिड जमा होते रहेगा और वो यूरिन में पास हो जाएगा। और यूरिन जब कभी भी इस तरह से एक्सपोज होती है टू ऑक्सीजन तो वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगी। इसको हम कहेंगे ब्लैक यूरिन डिसीज या फिर अल्केप्टोन्यूरिया। तो इस तरह से ये जो म्यूटेंट जीन है, ये जो म्यूटेंट फॉर्म ऑफ जीन है, हम इस म्यूटेंट फॉर्म ऑफ जीन को नाम देंगे रेसेसिव जीन। We will call this mutant form of gene as recessive gene। और जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन था, जब नॉर्मल केस में सब हो रहा था, जब ये एंजाइम फॉर्म हो रहा था, तो हम उस जीन को बुलाएंगे डोमिनेंट जीन। ये जीन कैसा हुआ अभी? रेसेसिव जीन। सो दिस इज रेसेसिव जीन। म्यूटेंट फॉर्म ऑफ जीन को हम बुलाएंगे रेसेसिव जीन। तो आगे चल करके मालूम किया गया कि रेसेसिव जीन जो है ह्यूमंस में ये पाया जाता है ऑन ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, ये आप कंसेप्ट जानते होंगे। अगर आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में देयर आर, एक टिपिकल सेल में अगर आप देखें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जानते हैं ना, हमारे सेल्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में XX, मेल्स में XY, राइट। तो ऑटोसोम्स पर ये जीन पाया जाता है। इसीलिए इस तरह की डिसऑर्डर जो ह्यूमंस में देखी जाती है इसको कहा जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दिस इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आगे चल करके हम आपको डिटेल में समझाएंगे ये सब, पर फिलहाल हम आपको समझाना चाहते थे द कंसेप्ट ऑफ 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। तो आपने देखा किस तरह से एक म्यूटेंट जीन प्रेजेंट होने की वजह से एक मेटाबॉलिक ब्लॉक देखा जाता है। मेटाबॉलिक पाथवे ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाता है होमोजेंटेसिक एसिड या फिर एल-कैप्टॉन का। तो इस तरह से ए गैरोड ने ये कंसेप्ट दिया था। कौन सा कंसेप्ट? 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। तो हमने आपको समझाया अबाउट एल-कैप्टोन्यूरिया। आगे चल करके हमारी आगे की क्लासेस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम आपको वापस इसको समझा देंगे अच्छे से। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने 2 इंपॉर्टेंट पर्संस की बात की, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको कंसिडर किया जाता है एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एंड ए गैरोड who is considered as the father of human genetics, that is eugenics and biochemical genetics. He had given the concept 1 mutant gene 1 metabolic block. उन्होंने सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कवर किया था ह्यूमंस पे जिसका नाम था एल-कैप्टोन्यूरिया। ठीक है, ये एल-कैप्टोन्यूरिया के बारे में याद रखिए 2 बातें। इट इज अ रेयर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये एक रेयर डिसऑर्डर है, कोई बहुत कॉमनली होने वाला डिसऑर्डर नहीं है। इट इज अ रेयर डिसऑर्डर। इट इज a case of inborn error of metabolism। ये मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब करने वाला ये प्रोसेस है। It occurs due to the absence of an enzyme, homogenetic acid oxidase। इस एंजाइम की एब्सेंस में होमोजेनेटिक एसिड या एल-कैप्टॉन एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर, जो यूरिन में पास होता है, और ये यूरिन अगर एक्सपोज हो जाती है टू ऑक्सीजन या एयर तो इट टर्न्स ब्लैक इन कलर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज। तो ये हमने आपको बताया, ध्यान रखिए। ये जो डिसऑर्डर है एल-कैप्टोन्यूरिया, इसका जो म्यूटेंट फॉर्म ऑफ जीन है वो रेसेसिव फॉर्म ऑफ जीन कहलाता है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन जो इसका सिंथेसिस ले आता है हम उसको कहेंगे डोमिनेंट जीन। इस फॉर्म ऑफ जीन को हम कहेंगे रेसेसिव जीन। ठीक है, सो इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अगर आपको अभी ठीक तरह से समझ नहीं आया है तो चिंता मत करिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जब हम समझेंगे तो उस समय हम आपको दोबारा से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अभी आपको इतना मालूम नहीं है। तो आप फिलहाल जितना आपको समझ आया है उतना काफी है। अगली वाली क्लासेस में आपको डिटेल में हम समझा देंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। आने वाली क्लासेस में हम और बातें करेंगे अबाउट वेरिएशन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन और क्या टाइप्स के होते हैं वेरिएशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे से इस चैप्टर को समझते चलिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।